सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा, जियोयान लगातार जियोटियन को पीटता जा रहा था। वो उसे पूरी तरह से मिटा देना चाहता था। इसी वजह से उस पर एक के बाद एक पावरफुल पंच अटैक करता जा रहा था। लेकिन तभी ग्रेट एल्डर वहां पहुंच गया और उसने जियोटियन को बचा लिया। अब सभी एल्डर और स्नेक गार्ड ने जियोयान को चारों तरफ से घेर लिया था, पर तभी वहां याओमिंग बाहर आ गया, जिसे देखकर सभी हैरान रह गए। जियोटियन और ग्रेट एल्डर को लग रहा था कि सैकड़ों सालों तक कैद रहने की वजह से याओमिंग काफी कमजोर हो चुका होगा, लेकिन याओमिंग जियोयान की पिल्स की वजह से पूरी तरह रिकवर हो चुका था। वो तेजी से जियोटियन पर हमला करने लगा और उसे बुरी तरह पीटते हुए सालों के दर्द का एहसास करवा रहा था। हालांकि वो उसे मारना नहीं चाहता था, लेकिन जियोटियन सत्ता के लालच में पूरी तरह अंधा हो चुका था। उसने जबरदस्ती उस जीवी स्टाफ को अपना बनाने की कोशिश की और उसी पल उसकी बॉडी राख में बदल गई। ग्रेट एल्डर ने भागने की कोशिश की, लेकिन जियोयान ने उसे पकड़ लिया और याओमिंग ने उसे भी मौत के घाट उतार दिया। जीवी ट्राइब के सभी लोग याओमिंग को सम्मान देते हैं। याओमिंग अपने पिता को याद करते हुए कहता है, मुझे माफ करना, आपने हम दोनों भाइयों के लिए जो प्लानिंग की थी वो व्यर्थ चली गई। फिर वो अपने तीनों भरोसेमंद एल्डर से कहता है, सिर्फ आप तीनों यहाँ रुकेंगे, बाकी सभी ट्राइब के लोग यहाँ से तितर बितर हो जाए। मुझे एल्डर से कुछ जरूरी बात करनी है। सभी लोग अपने किंग का ऑर्डर मानकर वहाँ से चले जाते हैं। तीनों एल्डर याओमिंग के पास आते हैं और उसे एक बार फिर से लीडर पोजीशन हासिल करने की बधाई देते हैं। हम मरते दम तक आपके प्रति वफादार रहने की कसम खाते हैं। याओमिंग कहता है, आप तीनों ने इस बार बहुत परेशानियों का सामना किया है, लेकिन सालों से काफी लोग मेरे खिलाफ रहे हैं, इसीलिए मैं पहले इटर्नल मैटर सुलझाना चाहता हूँ। जो भी लोग देशद्रोही हैं और यहाँ नहीं रहना चाहते, उन्हें किसी भी हालत में बाहर मत जाने देना और तुरंत मार डालना। तीनों एल्डर उसका आदेश मान लेते हैं और कहते हैं, हम सब कुछ संभाल लेंगे, और वहाँ से चले जाते हैं। जियोयान कहता है, ब्रदर याओमिंग, आप वाकई एक राइटियस हीरो हैं। मेरा मानना है कि फ्यूचर में आपका यह जीवियो पाइथन ट्राइब आपके नेतृत्व में बहुत आगे जाएगा। याओमिंग कहता है, ब्रदर जियोयान, तुम्हारी मदद के बिना मैं आज भी 9 सरेन से येलो स्प्रिंग में ही फंसा हुआ होता। मैं तुम्हारी इस दयालुता का पूरा बदला चुकाने की कोशिश करूंगा। तभी पीछे से आवाज आती है। मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन वहां जाते हैं। तीनों पूरी तरह से जियोयान की पिल्स की वजह से रिकवर हो चुकी थी। जियोयान मेडुसा से पूछता है, क्या तुम ठीक हो? मेडुसा जवाब देती है, लकीली तुम टाइम पर आ गए थे, इसीलिए हमारे गाँव जल्दी भर गए। लिटिल फेई डॉक्टर पूछती है, जियोयान, क्या तुम्हें वो येलो ब्लड क्रिस्टल मिल गया जिसकी तलाश में हम यहाँ आए थे? जियोयान हमें जवाब देता है और कहता है, अगर ब्रदर याओमिंग हमारी मदद न करते तो मुझे डर है कि चाहे मैं पूरे जीवियो क्लेन का हर कोना क्यों न छान लेता, फिर भी मैं उस स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को भी कभी ढूंढ नहीं पाता। याओमिंग मुस्कुराकर कहता है, ब्रदर जियोयान, तुम उसे स्प्रिंग ब्लड क्रिस्टल को दोस्ती की निशानी मान सकते हो। वाकई तुमसे दोस्ती करना मेरे लिए वर्थ इट रहा। तुमने मुझे मेरी क्लेन लीडर पोजीशन वापस दिलाने में मदद की, इसीलिए तुम्हें मेरी तरफ से बहुत बड़ा गिफ्ट मिलेगा। जियोयान कहता है, ब्रदर आप वाकई बहुत काइंड है, लेकिन अभी आपको बड़े बदलावों का सामना करना होगा। काफी कुछ संभालना बाकी है, इसीलिए बेहतर होगा कि आज आप आराम करें। बाकी बातों पर हम बाद में चर्चा करेंगे। याओमिंग कहता है, जियोयान, मेरी वजह से तुम्हें बहुत शर्मिंदगी झेलनी पड़ी, फिर भी तुमने मेरी पूरी मदद की और मुझे मेरा थ्रोन वापस दिलाया। मैं तुम्हें जरूर एक बड़ा इनाम देना चाहता हूँ, लेकिन आज के हालात इसके लिए ठीक नहीं है, इसीलिए हम इस पर किसी और दिन बात करेंगे। जियोयान उसकी बात मान लेता है। अब हमें कुछ दिनों बाद जीवियो क्लेन पैलेस का सीन दिखाया जाता है। याओमिंग मीटिंग हॉल में मौजूद होता है। उसे अपने भाई जियोटियन की बातें याद आ रही होती है। तभी वहाँ जियोयान, मेडुसा, लिटिल फेई डॉक्टर और किंगलिन आ जाते हैं। याओमिंग कहता है, आखिरकार वो वक्त आ ही गया। जियोयान पूछता है, ब्रदर याओमिंग, आपने हमें इतनी जल्दी यहाँ क्यों बुलाया? आखिर ऐसी क्या वजह है? याओमिंग नीचे ग्राउंड फ्लोर की तरफ इशारा करता है। इस पेंटिंग पर एक नजर डालो। उस पेंटिंग में 6 आर्म वाला व्यक्ति बना होता है। जियोयान पूछता है, आखिर ये आदमी है कौन और इसकी पेंटिंग इस तरह क्यों बनाई गई है? याओमिंग जवाब देता है, ये पेंटिंग येलो स्प्रिंग डीमन सेंट की है, जिन्हें डीमन गॉड हुआंग क्वान के नाम से भी जाना जाता है। मेडुसा भी इसके बारे में जानती थी। वो बताती है, प्राचीन समय में हुआंग क्वान संत जो फाइट गॉड लेवल तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर था, अब ये पता चल रहा है कि उसका जीवियो पाइथन क्लेन से गहरा रिश्ता था। याओमिंग आगे बताता है, हालांकि हुआंग क्वान डीमन गॉड हमारी जीवियो पाइथन ट्राइब का ऑफिशियल मेंबर नहीं था, लेकिन
उसका हमारे ट्राइब के साथ रिश्ता बहुत गहरा था। उसकी ज्यादातर विरासत समय के साथ खो गई, लेकिन हमारे सेक्रेट लैंड में उसके द्वारा बनाया गया एक स्टोन इंस्क्रिप्शन मौजूद है। हमने उसे बेहद सावधानी से छुपा कर रखा है। वो एक टॉप सीक्रेट है जिसके बारे में सिर्फ जीवी पाइथन ट्राइब के क्लैन लीडर को ही जानकारी होती है। वो आगे कहता है, उसकी मौत के बाद उसके जीवन भर का ज्ञान उस स्टोन शिलालेख के अंदर सील कर दिया गया। उसके अंदर न सिर्फ कल्टीवेशन टेक्निक्स स्टोर है, बल्कि ऐसा भी कहा जाता है कि सबसे गहरे हिस्से में उसका गॉड ब्लड एसेंस भी मौजूद है। जियोयान ब्लड एसेंस का नाम सुनते ही चौंक जाता है। फाइट गॉड लेवल के पावर हाउस की ब्लड लाइन अगर कोई हासिल कर ले तो उसका म्यूटेशन भी हो सकता है और साथ ही कल्टीवेशन स्पीड कई गुना बढ़ सकती है। याओ मिंग सिर हिलाकर कहता है, तुम बिल्कुल सही कह रहे हो जियोयान, इसके वाकई बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। हम सालों से उस स्टोन स्क्रिप्चर पर रिसर्च कर रहे हैं, लेकिन आज तक कोई भी उसके सबसे गहरे हिस्से में एंटर नहीं कर पाया। जियोयान आगे बढ़कर पूछता है, तो क्या आप मुझसे ये उम्मीद कर रहे हैं कि मैं उस स्टोन शिलालेख के अंदर जाकर उसे ब्लड एसेंस को हासिल करने में आपकी मदद करूं? याओ मिंग हाथ जोड़कर कहता है, मैं याओ मिंग तहे दिल से तुम्हें से रिक्वेस्ट करता हूँ ब्रदर जियोयान, आप उस स्टोन इंस्क्रिप्शन को ओपन करें और इस बदले में मैं उस स्टोन स्क्रिप्चर से मिलने वाला ब्लड एसेंस और तीनों हेवन क्लास फाइट टेक्निक्स तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। जियोयान हेवन क्लास फाइट टेक्निक का नाम सुनकर हैरान रह जाता है। आखिर उनके अंदर किस तरह की हेवन क्लास टेक्निक मौजूद है? याओ मिंग कहता है, जब तुम मेरे भाई से लड़ रहे थे तब उसने हुआंग क्वान फिंगर टेक्निक का इस्तेमाल किया था, जिसे तुम पहले ही देख चुके हो। उसका सेकंड मूव है हुआंग क्वान पाम, जिसे इंटरमीडिएट हेवन रैंक लेवल टेक्निक कहा जाता है, और तीसरी टेक्निक वो हाई लेवल की है। वो थोड़ा रुककर कहता है, आज तक हमारे ट्राइब का एक भी मेंबर उस तीसरी टेक्निक में महारत हासिल नहीं कर पाया है। लिटिल फेई डॉक्टर पूछती है, क्या वो तीसरी टेक्निक डीमन गॉड हुआंग क्वान का सिग्नेचर मूव हो सकती है? मेडुसा जवाब देती है, हाँ, हुआंग क्वान फिंगर टेक्निक में इतनी पावर है कि वो सेकंड्स में लोगों को मौत के घाट उतार सकती है। और तीसरी टेक्निक को हुआंग क्वान ब्रेथ कहा जाता है, जो आत्माओं को भी आसानी से बिखेर सकती है। डीमन संत हुआंग क्वान ने अपने दुश्मनों का सामना करते हुए इसी ब्रेथ टेक्निक का इस्तेमाल किया था, और एक ही बार में उसके सारे दुश्मन मारे गए थे क्योंकि उनकी आत्माएं पूरी तरह नष्ट हो गई थी। जियोयान गंभीर आवाज में कहता है, हुआंग क्वान डीमन गॉड का अल्टीमेट मूव, जिसे हुआंग क्वान स्काई ब्रेथ कहा जाता है, वो वाकई बेहद भयानक है। फिर वो सोचता है, अगर मैं इस टेक्निक में महारत हासिल कर लूं तो हॉल ऑफ सोल्स के 3 स्टार फाइट सेंट का सामना करते हुए उसे मारने के मेरे चांसेस कई गुना बढ़ जाएंगे। जियोयान याओ मिंग से पूछता है, अगर आपके जीवीओ पाइथन ट्राइब के रॉयल मेंबर से भी उस हुआंग क्वान टेक्निक को पाने में नाकाम रहे हैं, तो आपको कैसे इतना भरोसा है कि मैं उन सारी बाधाओं को तोड़ पाऊंगा? याओ मिंग गहरी सांस लेते हुए कहता है, क्योंकि उस स्टोन शिलालेख के अंदर हुआंग क्वान की बची हुई आत्मा मौजूद है जो उन टेक्निक्स की रक्षा कर रही है। उसमें एंटर करने के लिए कम से कम हेवनली स्टेट की सोल पावर चाहिए। पर दुख की बात यह है कि हम मैजिकल बिस्ट का भी सोल कल्टीवेशन पर फोकस नहीं करते। लेकिन ब्रदर जियोयान, तुम एक पीले अल्केमिस्ट हो, मैंने तुम्हारी कमाल की सोल पावर खुद देखी है, और सच कहूँ तो तुम्हारे अलावा मैं किसी और से मदद नहीं मांग सकता। जियोयान कहता है, ब्रदर याओ मिंग, आपने एक बार फिर से क्लैन लीडर की पोजीशन हासिल कर ली है, लेकिन क्या आपको मुझसे मदद मांगते हुए ये डर नहीं है कि कहीं ये खबर बाहर लीक ना हो जाए? इस पर याओ मिंग गंभीर आवाज में कहता है, जियोयान, तुम वाकई बहुत सतर्क रहते हो, लेकिन सच्चाई यह है कि काफी समय से हमारा जीवीओ पाइथन ट्राइब धीरे धीरे कमजोर होता जा रहा है और हमारी ब्लड लाइन भी अशुद्ध होती जा रही है। आज हम मुश्किल से ही अपनी टेरिटरी की रक्षा कर पा रहे हैं। अगर बाहरी लोगों को पता चल गया कि हम कमजोर हो चुके हैं तो जरूर इसका फायदा उठाएंगे, इसीलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं उस ब्लड लाइन और उन टेक्निक्स को हासिल करके अपने जीवीओ पाइथन ट्राइब के खोए हुए गौरव को फिर से जिंदा करना चाहता हूँ। बस दिक्कत सिर्फ इतनी है कि कई सालों तक कैद में रहने की वजह से मैं बहुत कमजोर हो चुका हूँ। मेरी पूरी पावर अभी तक ठीक से रिकवर नहीं हुई है, इसीलिए मुझे इस स्टोन स्क्रिप्चर को खोलने में तुम्हारी मदद चाहिए। जियोयान हल्की मुस्कान के साथ कहता है, ब्रदर याओ मिंग, आप वाकई बहुत ईमानदार हैं, इसीलिए मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। याओ मिंग ये सुनकर खुश हो जाता है और जियोयान का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता है।
कुछ समय बाद हमें एक नया सीन दिखाया जाता है। जियोयान अपने साथियों और याओ मिंग के साथ जीवियो पाइथन ट्राइब के एंसेस्टर लैंड पर पहुंचता है। वहां एक विशाल स्टोन शिलालेख मौजूद होता है। याओ मिंग कहता है यही वो स्टोन स्क्रिप्चर है, मैंने भी एक बार हुआंग गुआन स्काई ब्रेथ टेक्निक को पाने की कोशिश की थी। मैं इसके अंदर गया था, लेकिन जैसे ही मेरी ताकत के साथ मैंने एंटर किया, मुझे तुरंत जोरदार अटैक करके बाहर फेंक दिया गया। उसके बाद मुझे पूरी तरह रिकवर होने में करीब आधा साल लग गया था, इसीलिए तुम्हें बेहद सावधान रहना होगा। वो अपनी पावर से उस शिलालेख को चेक करता है और कहता है वाकई इस स्टोन स्क्रिप्चर से निकलने वाली एनर्जी बेहद शक्तिशाली है। ये साफ है कि इसे उसी वन स्टेप फाइट गॉड ने बनाया था, जो फाइट गॉड रियल में तक पहुंचने से सिर्फ एक कदम दूर था। याओ मिंग पूछता है इस प्रोसेस में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है, तो क्या तुम्हें पूरा भरोसा है कि तुम इस टास्क को पूरा कर पाओगे? जियोयान जवाब देता है मुझे पूरा यकीन तो नहीं है, लेकिन मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा। याओ मिंग गंभीरता से कहता है अब सब कुछ तुम पर ही डिपेंड करता है, अगर तुम्हें जरा सी भी कुछ गलत लगे तो तुरंत बाहर आ जाना। जियोयान उनकी बात समझ जाता है। वो किंग लिन, लिटिल फेई डॉक्टर और मेडुसा से कहता है तुम सब यही मेरा इंतजार करना। उन सबको फिक्र तो होती है, लेकिन वो जियोयान को आगे बढ़ने से रोक नहीं पाते। जियोयान उस स्टोन स्क्रिप्चर के सामने बैठ जाता है और अपनी सोल बॉडी को बाहर निकाल लेता है। ये देखकर याओ मिंग हैरान रह जाता है, क्योंकि जियोयान की सोल बॉडी अब पूरी तरह सॉलिड फॉर्म ले चुकी थी। वास्तव में इतनी कम उम्र में यह लड़का काफी अमेजिंग हो चुका था। और फिर जियोयान उसे स्टोन स्क्रिप्चर के अंदर प्रवेश कर जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यही समाप्त होता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, साथ ही वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।